गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन के क्लास में। हमने जो है कंटिन्यू SCF रेंजर्स की क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम जो है एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने फिजिक्स के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स के मैंने 5 अलग अलग लेक्चर डाल चुके हैं। इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वहाँ से प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। 5 फिजिक्स का लेक्चर है, 5 हमारी एग्रीकल्चर की हो गई है। आज जो हमारा रहेगा वो रहेगी एग्रीकल्चर की 6वीं क्लास, एग्रीकल्चर की 6वीं क्लास। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, मैं पूरा कंप्लीट आपका कोर्स कराऊंगा। कंप्लीट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, कंप्लीट आपको कराऊंगा, है ना। आपको क्या करना है, एक चीज़ करना है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जिन लोग, खासकर मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कोचिंग वाले हैं, उन लोग ध्यान में ये रखिएगा कि मैं जितना करा रहा हूँ और मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर रहा हूँ नोट्स, है ना। इन सभी चीज़ों का नोट्स मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, उसको भी आप देखते जाइएगा। और टेस्ट एक होगा, है ना, ये एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। वो कब होगा, कैसे होगा, मैं आगे बताऊंगा, है ना। उस टेस्ट को भी आपको देना है, यूट्यूब में ही होगा, वो भी लाइव होगा वो टेस्ट, है ना। उस टेस्ट को देना है। एग्रीकल्चर के टेस्ट होंगे, 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा वो। आप टेस्ट भी देते जाइए, रिवीजन भी करते जाइए। मैं हर बार बोल रहा हूँ यार, रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते जाइए, है ना। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि डेट जो है एग्ज़ाम का वो आगे बढ़ जाएगा क्या, वो हमारे दिमाग में अभी नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग यही दिमाग में ला रहे हैं कि वो अलग बात है, उसको भी सोचना नहीं है। हमको अभी ये टाइम या ये सोच के हमको पढ़ाई करना है कि 20 सितंबर को हमारा पेपर है। ठीक है, चलिए तो एग्रीकल्चर 6 आज हम स्टार्ट करते हैं। और एग्रीकल्चर 5 तक हमने जो है बहुत सारी चीज़ें हमने देख लिए हैं। और मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, चूँकि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो जितनी भी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं वो पूरी की पूरी प्लांट के ऊपर पढ़ेंगे ना। मैं ध्यान में रखना, क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रहा है सेल के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, तो ये सभी चीज़ें ह्यूमन्स में भी होती है ना, और आपके किस में होती है, सेल में भी, बोलना चाहिए प्लांट में भी होती है। लेकिन पूरी चीज़ें आगे जो हम पढ़ेंगे वो पूरी चीज़ें प्लांट के बेस पर रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जितनी भी चीज़ें होगी वो सभी प्लांट के ऊपर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्रीकल्चर के जो सिलेबस है वो प्लांट के ऊपर है। और आपके सिलेबस भी आपने देखे होंगे, है ना। सिलेबस देखिए, ये पूरी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, चलिए तो हमने लास्ट टाइम जो है एग्रीकल्चर 5 के जो क्लास है उसमें हमने कुछ देखे थे। और जो भी नहीं देखे हैं एग्रीकल्चर 5, जरूर एग्रीकल्चर 5 देखिए, फिर एग्रीकल्चर 6 देखिए, एग्रीकल्चर 4 देखिए, एग्रीकल्चर 3 देखिए, एग्रीकल्चर 2 देखिए, एग्रीकल्चर 1 देखिए, कंप्लीट ये चलेगा, है ना। चलिए तो लास्ट टाइम हमने जो है किस तरीके से मैंने बताया था कि फोटोकॉपी डीएनए का होता है, और डीएनए का डीएनए फोटोकॉपी होता है, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, मैंने कंप्लीट आपको लास्ट क्लास में एग्रीकल्चर 5 में आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि डीएनए से जो है वो आरएनए होता है चेंज, और कौन सा आरएनए, एमआरएनए होता है, जिसको जो है क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ये मैंने बात किया था। और साथ ही आरएनए के बाद जो है प्रोटीन्स बनते हैं, और ये प्रोटीन्स जो है वो कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, ट्रांसलेशन। ये सभी चीज़ें हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए क्रोमोसोम्स। हेडिंग डालिए क्रोमोसोम्स, है ना। हमने याद करिए, अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम के मेरे एक डायग्राम है उसको अगर ध्यान में रखे होंगे तो मैंने कैसे बनाया था क्रोमोसोम्स का डायग्राम, इस तरीके से आपको मैंने बनाया था, याद करिए, इस तरीके से बनाया था, है ना। ये बोला था ये क्रोमोसोम्स है, ये सभी जो है वो क्या है, ये सभी क्या है बताया था मैंने, याद करो। और इसके अंतर्गत जो है मैंने कुछ बिंदु भी डाले थे, अगर आपको याद में होगा तो लास्ट क्लास अगर आप रिवीजन करके आए होंगे तो आपको ये सभी चीज़ें आइडिया होगी, है ना। अगर नहीं किए होंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये सभी चीज़ें जो है, ये जो है वो क्या चीज़ का है, डीएनए का है। और ये लास्ट जो बिंदु है वो क्या है, जीन है। ये इस तरीके से मैंने जो है लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, चलिए ठीक है, दिख रहा है। इसका कहते हैं रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन मतलब क्या करना है, फोटोकॉपी करना है। अब एक बात बताइए, मेरे पास टेस्ट पेपर है, इसको रेप्लिकेशन करूँगा, फोटोकॉपी करूँगा, मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2 नहीं हो जाएंगे, एक खुद का मेरा, एक फोटोकॉपी करके लाऊंगा वो होगा ना, ऐसे ही। तो ये जो है कैसे बन जाएगा, ये बनेंगे, सीधी सी बात है, ऐसी फोटोकॉपी हुआ ना, रेप्लिकेशन हुआ ना, डबल होंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे इसको, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। देखिए ये ऐसे एग्जाम में तो नहीं आने वाले ये डायग्राम के साथ, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी एग्रीकल्चर नहीं है, उन लोगों के लिए मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, रेप्लिकेशन हुआ तो फिर ये सीधी सी बात है, क्या हो गया, डबल हो गए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब एक चीज़ देखिए, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये वाला लास्ट वाला, ये लास्ट वाला, ये अंतिम वाला, ये एंड वाला, ये एंड वाला, ये इसका पूंछ है। क्या है, ये इसका पूंछ है। अंतिम वाला पार्ट है ना, देखो ये भाई एंड पार्ट है ना दोस्त, एंड पार्ट है। तो एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, या क्या बोल सकते हैं, टेल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कहलाता है, ये कहलाता है टेलोमीटर। टेल से बना टेलोमीटर। बात समझ में आ रहा है। क्रोमोसोम्स के अंतिम या एंड पार्ट या टेल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कहलाता है, टेलोमीटर। क्या कहलाएगा दोस्तों, टेलोमीटर। क्लियर है एकदम, एक एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है। अंतिम पार्ट, एंड पार्ट, टेल पार्ट क्या कहलाएगा, टेल पार्ट क्या कहलाएगा जी, पुंछ वाला पार्ट, टेलोमीटर। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगा किसी को। क्रोमोसोम्स के अंतिम वाले पार्ट, ठीक है, टेल वाला पार्ट, पुंछ वाला पार्ट, टेलोमीटर, ये भी टेलोमीटर कहलाएगा। क्लियर। क्रोमोसोम्स के सेंटर वाला पार्ट, क्रोमोसोम्स के सेंटर वाला पार्ट, मध्य वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सेंट्रोमीटर। समझ रहे हैं ना, वहां पे क्या कहलाएगा, सेंट्रल पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रोमीटर। क्या कहलाएगा दोस्तों, सेंट्रोमीटर। आप यहाँ पे ऐसा लिख लेना, सेंटर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, सेंटर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कहलाएगा, सेंट्रोमीटर। टेल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, टेलोमीटर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी वे में आप समझ रहे हो, आप इसको भूलोगे नहीं। सेंट्रल पार्ट है तो सेंट्रोमीटर, टेल पार्ट है तो टेलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना, जब इस सेंट्रोमीटर को, क्या बोला मैंने, जब इस सेंट्रोमीटर को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जब इस सेंट्रल पार्ट को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई देता है। जब इस सेंट्रल पार्ट को, क्रोमोसोम्स के सेंट्रल पार्ट को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो थोड़ा दबा हुआ दिखाई देता है। और दबे हुए चीज को इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंस्ट्रिक्शन। मैं क्या बोला, एक बार और ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि ये जो सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं सेंट्रोमीटर, और इस सेंट्रोमीटर को या सेंट्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई देता है। और जो चीज दबा हुआ होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रिक्शन। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। समझ में आया, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन मतलब दबा हुआ पार्ट। बात समझ में आ रहा है।
कंस्ट्रिक्शन मतलब दबा हुआ पार्ट। तो इसको देखने से, माइक्रोस्कोप में देखने से दबा हुआ दिखता है, इस कारण इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। उम्मीद करता हूं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो बेटा, है ना। चलिए और आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो कि नहीं, एक बार मेरे को कमेंट करके बताना नीचे में। अगर आप लोग तैयार हो गए तभी मैं टेस्ट लूंगा भैया, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा ना टेस्ट लेने के। एक बार मेरे को ग्रुप में नहीं बताना, मेरे को इसी यूट्यूब में बताना, इसी में कमेंट करके बताना कि कितने लोग तैयार हैं आप एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन का टेस्ट देने। ठीक है, लोगे अगर लोग होंगे तभी मैं टेस्ट लूंगा। क्या मतलब मैं अगर टेस्ट लूंगा और कोई लोग नहीं आएंगे तो? जो भी चाहते हैं कि टेस्ट हो और आप टेस्ट देना चाहते हो, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसके बेस पे, है ना, 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। अगर जो लोग चाहते हैं टेस्ट होना चाहिए, आप जो है मेरे को क्या करेंगे, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ग्रुप में नहीं करना, व्हाट्सअप में नहीं करना, मेरे को इसी में आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि सर हमको जो है टेस्ट देना है, तो उसके हिसाब से फिर मैं टेस्ट दूंगा। कम लोग होंगे तो टेस्ट लेने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए इतना तक समझ में आया। ये ठीक है, यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, याद है क्या बताया थे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। यहां पे देखिए, यहां पर एक दूसरा कंस्ट्रिक्शन दिखता है, यहां पर दूसरा कंस्ट्रिक्शन दिखता है जिसको बोला जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोला जाता है दोस्तों, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। समझ में आया, क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहाँ रहेंगे, सेंट्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहाँ रहेंगे, सेंट्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जो दूसरा जो पार्ट है उसको बोला जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। लेकिन ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है वो सभी क्रोमोसोम्स में नहीं होते, कुछ ही क्रोमोसोम्स में होते हैं। कुछ ही क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाए जाते हैं, लेकिन सभी क्रोमोसोम्स में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो सेकेंडरी क्रोमोसोम्स है ना, जो ऐसे क्रोमोसोम्स, मैंने अभी क्या बोला कि कुछ ही क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाए जाते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाए जाते हैं, क्या बोला मैंने, ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाए जाते हैं उसको बोला जाता है सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। बात समझिए थोड़ा सा, क्या बोला मैंने, ऐसे क्रोमोसोम जिसके में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाए जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो सभी क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाए जाते हैं उस क्रोमोसोम्स को बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे उसको, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। यहाँ पे ध्यान रखना, इसी सैटेलाइट क्रोमोसोम्स को, इसी सैटेलाइट का शुरुआत के अक्षर SAT से सेट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोला, ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं उसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, और सैटेलाइट क्रोमोसोम्स को ही शॉर्ट में इस सेट का सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेकेंडरी क्रोमोसोम्स को ही सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ गया होगा। इसमें एक खासा एकदम ध्यान देने वाली बात है और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ तक ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे इसमें एक चीज़ देखते हैं। आपको पता है ना, सबको पता है ये चीज़, क्योंकि जनरल साइंस में इसको हम पढ़ते हैं। हमारी ह्यूमन में, है ना, अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे, कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम जाते हैं ना, गुणसूत्र, कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सीधी सी बात है 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। काम का चीज़ है भैया, आगे समझ में आना।
इसके बारे में और डिटेल देखेंगे। कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम। या इसको पेयर में बोलेंगे तो कौन से बोलेंगे? कितने पेयर होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर होते हैं, है ना। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, या फिर 46 जो है टोटल वो क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि सेट क्रोमोसोम्स, समझ में आ रहा है, सेट क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? प्रश्न पूछता है सेट क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है। तो अच्छे से याद रखना, सेट क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो है 5। बिल्कुल याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट क्रोमोसोम्स की जो संख्या, मैंने अभी क्या बोला, कुछ ही क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या सैटेलाइट क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ ही में। तो कितने में होते हैं? 5। कितने में होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं 5? देखिए 13, 14, 15, 21, 22। कंठस्थ हो जाना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए। 13, 14, 15, 21, 22 बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ तक समझ में आए ना। ह्यूमंस में सेकेंडरी क्रोमोसोम्स की संख्या जो है, सेकेंडरी क्रोमोसोम्स या सेट क्रोमोसोम्स या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या सैटेलाइट क्रोमोसोम्स या सेट क्रोमोसोम, समझ में आ रहा है कि संख्या कितनी होती है? 5, 13, 14, 15, 21, 22। हो गया क्लियर? इतना क्या पढ़े हमने? एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आज से हमने क्या पढ़ा? हमने आज जो है क्रोमोसोम्स पढ़ा। क्रोमोसोम में मैंने ये बोला कि जो टेल पार्ट है, इंड पार्ट है, उसको बोलते हैं टेलोमीटर। याद है? टेलोमीटर। जो सेंट्रल पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रोमीटर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमीटर। मैंने ये भी बोला कि अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहां पे दबा हुआ दिखेगा, और दबे हुए चीज को इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कंस्ट्रिक्शन। और चूंकि वो दबा हुआ हिस्सा है, सेंट्रल पार्ट है, तो हर सभी क्रोमोसोम्स में उसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलेंगे। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। फिर मैंने ये बोला कि कुछ क्रोमोसोम्स में दूसरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। कुछ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे मैंने बोला कुछ क्रोमोसोम्स में दूसरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है जिसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होने वाले को क्या बोलेंगे हम? सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? सैटेलाइट क्रोमोसोम। और इसको शॉर्ट में ही क्या बोलते हैं? सेट क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे? सेट क्रोमोसोम्स बोल देंगे। और सेट क्रोमोसोम की संख्या दोस्तों कितने होते हैं? 5। सेट क्रोमोसोम्स की संख्या कितने होते हैं? 5। कौन कौन से है? 13, 14, 15, 21, 22। याद कर लेना, याद हो जाएगा। 13, 14, 15, 13, 14, 15, 21, 22, 13, 14, 15, 21, 22। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा देते हैं हम। ठीक, अब आपको पता होगा एक चीज कि जो क्रोमोसोम्स हैं, है ना, जो क्रोमोसोम्स हैं वो किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है क्रोमोटीन। बात समझ में आ रहा है? मैं क्या बोला? जो क्रोमोसोम्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं? क्रोमेटीन। इसमें थोड़ा सा कर लेना, क्रोमेटीन किससे मिलकर बना होता है? क्रोमेटीन। और ये क्रोमेटीन जो है एक्चुअल में बहुत पतले होते हैं। क्या होते हैं? ये पतले होते हैं, थीन होते हैं, बहुत क्या होते हैं? पतले होते हैं। इनसे मिलकर क्या बनता है? क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये मोटा हो जाता है। तो प्रश्न आएगा क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बना होता है? तो आप क्या बोलना? क्रोमेटीन। किससे मिलकर बने होते हैं? क्रोमोटीन्स। तो पतले होते हैं, वो जब मिलकर बनता है क्रोमोसोम तो ये क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोटीन से क्रोमोटीन से क्रोमोसोम्स बनने की जो प्रक्रिया है, जो मोटा होना है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो क्रोमोसोम्स जो है वो मोटा होता है, वो किससे मिलकर बनता है? क्रोमेटीन से मिलकर बनता है। और ये क्रोमेटीन जो है वो पतले होते हैं। तो क्रोमेटीन से क्रोमोसोम्स में बनना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कंडेंसेशन कहलाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्रोमेटीन से क्रोमोसोम्स में बदलना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। क्या बोला मैं बोलता हूँ? कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है यहाँ तक? चलिए
अब ये क्रोमेटिन है, ये जो क्रोमेटिन है, ठीक, ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये क्रोमेटिन है जिससे बनता है कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमेटिन है जिससे मिलकर बनते हैं क्रोमोसोम्स, ये क्रोमेटिन किससे मिलकर बनता है? तो ये मिलकर बनते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन। ये किससे मिलकर बनता है? मैं क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रोमेटिन की, कि ये जो क्रोमेटिन है वो किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पूरा लिंक करके पढ़िए जी, पूरा लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ नया आपको नहीं पता चल रहा होगा। अगर आप 1 से लेके 5 तक आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, मेरी क्लास, मेरी वीडियो देख लिए होंगे, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा और तुरंत आ गए होंगे 6वां नंबर देखते हुए। और अगर आपका सब्जेक्ट कभी बायो नहीं रहा या सब्जेक्ट कभी एग्रीकल्चर नहीं रहा होगा तो कहाँ से समझ में आएगा? खुद ही सोचिए ना आप। 20 से अगर आएंगे और 20 से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा? लेकिन वो बच्चा जो शुरू से पढ़ रहा है, शुरू से मेरे साथ कंटिन्यू बने हुए होंगे, उनको तो समझ में अच्छे से आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि पूरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद जो है मैथ्स वाला हूँ, बता रहा हूँ ना, मैं खुद मैथ्स वाला हूँ, तो मैं ये इतना बोल सकता हूँ कि हर मैथ्स वालों को भी ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतना सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको हर मैथ्स वालों को भी समझ में आ रहा होगा। बायो वालों का तो ठीक है, आ रहा होगा, आ गया होगा, लेकिन उन लोगों को भी परेशानी होती है। मैं इतना बता देता हूँ, बायो वालों को भी बहुत परेशानी होती है ना, वो बताएंगे भले नहीं, लेकिन होती है परेशानी। चलिए, तो क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और प्रोटीन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो प्रोटीन है, प्रश्न पूछ सकता है कि जो क्रोमेटिन जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो ये प्रोटीन जो यूज करते हैं वो कौन सा प्रोटीन है भैया? तो ये प्रोटीन का नाम याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। तो इसको खत्म करें, अब आगे बढ़ें, नोट डाउन करते जाना, ठीक है। चलिए, आपके टेस्ट लेना है कि नहीं लेना है वो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट करेंगे, लोग हो जाएंगे तभी मैं टेस्ट लूंगा। अब डिपेंड करेंगे, अगर आप लोगों 15 लोग कम से कम हो जाओगे तभी मैं टेस्ट लूंगा। 15 लोग अगर मेरे को कमेंट करके बोलेंगे, जिस दिन का 15 लोग हो जाएंगे पूरा, मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। अब टेस्ट का मैं अब डेट फिक्स नहीं करूंगा, टेस्ट उसी दिन होगा जब कमेंट बॉक्स में 15 लोग बोलेंगे भाई टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट हम दिलाने के लिए इच्छुक हैं, तब मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। मैं ये सोच रहा था पहले कि मैं डेट डिक्लेयर करूंगा, डेट अब मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। कमेंट बॉक्स में अगर 15 लोग बोलेंगे सर टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट रखें सर प्लीज़, तो फिर मैं टेस्ट रखूंगा, ठीक है। चलिए, अब टेस्ट होना भी चाहिए यार, टेस्ट देना भी चाहिए। अगर आप 1 से लेके अभी हमारा 6वां पेपर तक या 6वां हमारा इस वीडियो तक अगर आप देख रहे होंगे तो आपको तो अब थोड़ा लग रहा होगा कि सर पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। याद करिए, हमने एक वर्ड पढ़े थे बहुत ही महत्वपूर्ण, एलील। क्या पढ़े थे? एलील। मैंने क्या बोला था? एक ही जीन के 2 विपरीत लक्षण को एलील बोलते हैं। क्या बोला था मैंने? एक ही जीन के 2 विपरीत रूप को एलील बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था कि कोई व्यक्ति है, उसका लक्षण अगर टालनेस है तो उसके 2 विपरीत होंगे, एक होगा टैल और एक होगा द्वार्फ, एक होगा लंबा, एक होगा बौना। याद है मैंने बोला था, जैसे मैंने आपको बोला था कि एलील है, उसके 2 विपरीत रूप, एक जीन के 2 विपरीत रूपों को ही एलील बोला जाता है। तो एक व्यक्ति अगर होगा टैल तो दूसरा होगा द्वार्फ, है ना। एक अगर क्या होगा लंबा तो एक होगा बौना, ठीक है। अब ये बताइए भाई, समझ में आ रहा है? तो अब ये बताइए किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा? एक बड़ा तो एक छोटा, एक लंबा तो एक बौना, किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा? आप खुद ही सोचो। आप और आपके एक भाई हैं, छोटा भाई है, दोनों गए बाजार गए, कहीं भी दूसरे भी जगह गए, है ना, गए। आप देखे होगे प्रभावी कौन रहता है आप में और अपने छोटे भाई में? छोटे भाई की बात कर रहा हूँ, कौन प्रभावी होता है? सीधी बात है, आप प्रभावी होते हो। आप उसको दबा देते हो, आप बोलते हो बे मत कर तू ऐसा, बे मैं कर रहा हूँ ना, तू चुपचाप रह, तू चुपचाप बैठ, बोल देते हो ना। प्रभावी कौन रहता है? डिसीजन कौन लेता है? आप लेते हो। कौन लेता है हमेशा?
बड़े लेते हैं हमेशा, ऊंचा हमेशा लेते हैं, ये बात याद रखने हो ना। तो हमेशा याद रखना ये जो लंबा वाला जो है टाल वाला है ये प्रभावी रहेगा। क्या होगा? प्रभावी रहेगा। और ये क्या रहेगा दोस्तों? ये अप्रभावी रहेगा। आपको ये अभी बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं हो क्या रहा है, इससे अभी लंबा पूरा आज का सेशन पूरा इस पर रहेगा। अच्छे से देखिए आज का और अगले 3-4 दिनों तक पूरा ये सब रहेगा। मैंने जैसे बोला था जेनेटिक्स में कि पूरा लंबा चलेगा, ये उसी का पार्ट है और ये भी यहाँ से पूरा लंबा चलेगा। यही अच्छे से समझिए, बिल्कुल समझ में आने वाला है। नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मेरे को, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला एलील जो है जीन के दो विपरीत रूप होते हैं, जिसको ही क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। एक है टाल, एक है ड्वार्फ, एक होगा प्रभावी और एक होगा क्या? अप्रभावी। प्रभावी को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। ये जो है प्रभावी है। और ये अप्रभावी इसको बोल देंगे रिसेसिव। बात समझ में आ रहा है? ये प्रभावी है उसको बोलेंगे डोमिनेंट और ये अप्रभावी है उसको बोलेंगे रिसेसिव, ठीक है। अब ध्यान से देखना, चूंकि ये प्रभावी है, इसका प्रभाव ज्यादा है, इसको लिखेंगे कैपिटल लेटर से। किस लेटर से? कैपिटल लेटर। मैं बता रहा हूं ना, ध्यान से देखिए। नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी ध्यान से देखिए भैया, आगे समझ में आ जाएगा ना। विश्वास रखिए, विश्वास है तभी तो आप देख रहे हैं डेली, और विश्वास रखते जाइए। मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, पूरा कंप्लीट एग्रीकल्चर कराऊंगा और अच्छे से रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं फॉरेस्ट्री भी कराऊंगा, ठीक है। फिजिक्स तो मैं करा ही रहा हूँ। श्रद्धा ने बोला है कि मेरे को चुंबकत्व वाला पार्ट भी कराइए, तो मैं चुंबकत्व वाला भी पार्ट भी कराऊंगा, लेकिन जो एटलीस्ट अभी करा रहा हूँ उसको तो आप अच्छे से करिए। चलिए, तो जो प्रभावी होता है उसको हम लिखेंगे, जो डोमिनेंट पार्ट होता है उसको लिखेंगे हम कैपिटल टी से, और जो अप्रभावी रहेगा उसको लिखेंगे स्मॉल टी से। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अरे काम का है भाई, ये काम का है, आगे काम आने वाला है। बस इतना याद रखना, दो विपरीत रूप जीन के एलील कहलाता है। दो विपरीत हो, एक होगा भैया प्रभावी होगा, एक अप्रभावी होगा। प्रभावी रहेगा उसका ही बात मानना पड़ेगा, कैपिटल से दर्शाओ, और जो बेचारा अप्रभावी है स्मॉल से दर्शाओ, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, जीन में है ना, जीन में जो दिखता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। इसको बोलते हैं फिनोटाइप। जो दिखे, जैसे मेरे अगर मान लेते हैं, मेरी आंख अगर मान लो दिख रही है आपको, जिसकी जो जैसे कई लोगों की जो पुतली का कलर है वो काला, कई लोगों के जो है वो भूरा टाइप का होता है ना। जो दिखे वो क्या है? फिनोटाइप। जो दिखे वो फिनोटाइप। जो न दिखे वो जीनोटाइप। जो न दिखे वो क्या है? जीनोटाइप। अब ये बताइए यार, जीन ठीक है, अब सबके अलग अलग जीन होते हैं ना, तो दिखेगा क्या? नहीं दिखता ना, वो अंदर का चीज थोड़ा दिखता है। आपको मेरा शरीर दिख रहा है लेकिन मेरे अंदर का चीज नहीं दिख रहा है ना, तो जीनोटाइप नहीं दिखता है, फिनोटाइप दिखता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। जेनेटिक बनावट जो होती है जीनोटाइप, या इसी को बोलते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को बोलते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। खैर इतना आपको ध्यान में रखना है। फिनोटाइप जो दिखे, जो नहीं दिखे उसको जीनोटाइप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितने गुणसूत्र हमारे जी? कितने गुणसूत्र हमारे जी? 46। सबको पता है। हम किससे मिलकर बने होते हैं? मम्मी पापा से, पेरेंट्स से मिलकर बनते हैं, सबको पता है इतना। मम्मी पापा में कितने जीन होते होंगे? कितने गुणसूत्र होते होंगे? मम्मी पापा में भी 46 होते होंगे। अब ऐसा थोड़ा कि मम्मी पापा में ज़्यादा या कम होते होंगे, वो भी ह्यूमंस है तो उन लोगों को भी कितने होंगे? 46 होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना। अब जो है हम जो है किस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग कराएंगे वो आप देखिए ध्यान से। हमेशा याद रखना, आप लेडीज को पहले लिखेंगे, फीमेल को आप पहले लिखेंगे। मैं मम्मी लिख देता हूँ इधर, और इधर पापा लिख देते हैं। मम्मी की लिख देते हैं पहले और इधर पापा लिख देते हैं। फीमेल को पहले लिखना हमेशा। अभी 3-4 क्लास तक यही पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे सीख जाओगे यार, अच्छे से देखते तो रहना। मम्मी पापा का जो है हम करेंगे, क्रॉस करते हैं। ये क्या क्रॉस होता है, क्या होता है, वो आगे आप पढ़ोगे, है ना। क्या क्रॉस होता है, किस तरीके से क्रॉस होता है, मोनोक्रॉस, ये सब चीज़ आगे पढ़ने वाले हो आप। मम्मी में कितने गुणसूत्र होते हैं?
46। कितने होते हैं? 46। पापा के में भी कितने होते हैं? 46। सबको पता है। मम्मी के में कितने होते हैं? 46। पापा में भी कितने होते हैं? 46। जब दोनों मिलेंगे तो हम में कितने होंगे? 92। सही है। मम्मी में 46, पापा में 46, दोनों मिला कितने? 92। सही है? बिल्कुल सही नहीं है। नहीं तो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो इसमें तो हाई पावर वाला आदमी, सुपर, मतलब बोल सकते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको, सुपरमैन बन जाओगे। सुपरमैन नहीं बनोगे। अब नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, अगर तुम्हारा 92 हुआ ना, अब नॉर्मल कहलाओगे, सामान्य नहीं कहलाओगे। 92 नहीं होता। बात समझ में आ रहा ना? 92 नहीं होगा। 46, 46, 92 गलत है, ये नहीं होता ऐसा, ध्यान में रखना। 46, 46 और ये 92 बिल्कुल नहीं होता। सुपरमैन नहीं बनोगे आप, अब नॉर्मल बन जाओगे। होता क्या है वो देखिए, होता क्या है वो देखिए। ये मम्मी, ये पापा, 46, 46, इनका हम लेते हैं आधा, 23। आगे पढ़ोगे भैया, गैमेट्स वेमेट्स जुग्मक सब पढ़ोगे आगे। मैं अभी वो वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। जिस टाइम टेक्निकल वर्ड यूज करना रहेगा गैमेट्स का निर्माण करने वाला, वो है मैं बाद में करूँगा। अभी आप बस देखो, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो 46 का आधा हुआ 23, ये 46 का आधा हुआ 23, ये दोनों बढ़िया मिले तो आपका 23 दूनी 46। ये देखिए, अब हमारा जो गुणसूत्र है, हमारा जो क्रोमोसोम्स है, उसकी भी संख्या कितनी हो गई? 46। ये 46 क्रोमोसोम्स, 46 गुणसूत्र। ठीक है, ये ऐसा होता है, मतलब मम्मी पापा दोनों से सबसे आधे होते हैं। ऐसा नहीं कि 46 46 है तो 46 दूनी 92 हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप याद रखना, आपको क्या होता है? आधा आधा होता है। ठीक है, ये तो ह्यूमंस का है। ये किसका है? ह्यूमंस का। इसमें एक और चीज देख लेने यार, मटर का। मटर का भी देख लो, मटर का पी जैसे मैंने बोला था, मटर पी है ना। इनके कितने गुणसूत्र होते हैं? इनके होते हैं 14। हमारे में होते हैं 46, 46, तो मटर में कितने होते हैं? 14। ठीक है, मम्मी, ये याद रखना, फीमेल को ऐसा डिनोट करना आप हमेशा, और मेल को जो है आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं, है ना। तो इनके में कितना होगा? ये 14, ये 14, हाफ होगा, ये 7, ये 7, 7, 7, 14। ठीक है, मतलब कुछ मिला के आपका क्या होना होता है? हाफ होना होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मिटा दें। ध्यान में ये रखना, मटर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होते हैं? 14। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम्स की 17, 46। ठीक है, मिटा दें। चलिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड, हेडिंग डालिए डाइप्लॉइड। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है ये चीज, डाइप्लॉइड। डाइप्लॉइड का मतलब ये है, डाई का मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या? 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2। सीधी बात है, हम जो है किससे मिलकर बने होते हैं? 2 मम्मी पापा से। 2 मम्मी पापा का मतलब मम्मी और पापा 2 लोगों से मिलकर बने होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डाइप्लॉइड कहते हैं। सिंपल सा चीज है डाइप्लॉइड। हम जो है 2 मम्मी पापा, यहाँ पे 2 मम्मी पापा का मतलब होता है 2 मम्मी और पापा, ऐसा। तो 2 मम्मी पापा से मिलकर बनते हैं, तो जितने भी जो चीज है वो 2 लोगों से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाएंगे? डाइप्लॉइड। बस इतना ही याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, है ना। मैं ज्यादा कठिन नहीं बता रहा हूँ यार, ज्यादा कठिन नहीं बता रहा हूँ। आप बुक देखिए, आप बुक देखोगे परेशान हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर उन बच्चे को जिनका जो सब्जेक्ट बायोलॉजी एग्रीकल्चर नहीं है, उनके लिए मैं खासकर उन्हीं लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जो बायोलॉजी वाले लोग हैं वो लोग तो ठीक है, उनका जो भी है, लेकिन उन लोग भी थोड़ा देखें। लेकिन जो मैथ्स वाले हैं भैया, अच्छे से देखो। डाइप्लॉइड जो है वो कितने हैं भैया? 2 लोगों से, मम्मी पापा जैसे होते हैं उस तरीके से। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाला है, वो सब ध्यान से नोट करिए। आपने कभी होमो वर्ड सुना है? होमो, होमो का मतलब क्या होता है? होमो, होमो का मतलब होता है सेम। दिख रहा है, चमक रहा है क्या? होमो लिखा हूं ना, अगर आपको चमक रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूं, HOMO, होमो। होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, देखिए हेट्रो का अलग क्या होता है? और हेट्रो का मतलब, हेट्रो का मतलब होता है अलग।
ठीक है। होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब अलग। क्लियर है इतना तक? होमो सेम, हेट्रो अलग। ठीक है, चलिए आपको मैंने अभी बताया था कि एक जीन में सामान्यतः 2 एलील होते हैं। मैं वर्ड बार बार बोल रहा हूं, जनरली। आगे मैंने उस समय बताया था कि सामान्यतः एक जीन के 2 एलील होते हैं, लेकिन अपवाद भी है कि एक जीन के 3 एलील भी होते हैं। जैसे मैंने ब्लड ग्रुप बताया था, वो ब्लड ग्रुप अभी पढ़ेंगे, मेंडल्स नियम पढ़ेंगे ना। अभी मेंडल्स के नियम अभी पढ़ना बाकी है, मेंडल्स के सिद्धांत, सेग्रीगेशन, प्योरिटी, ये सब पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो अभी जो है आप इतना याद रखना, एक जीन के नॉर्मल में 2 एलील होते हैं। जैसे मैंने बोला था 2 लोग होते हैं, एक प्रभावी होता है जिसको कैपिटल से लिखते हैं, एक अप्रभावी होते हैं उसको स्मॉल से लिखते हैं। अभी तो करे थे हमने, सबको पता है। जो प्रभावी होता है वो राजा होता है, जो प्रभावी होता है वो राजा होता है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको बात क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए ठीक है ना यहां तक? अब ध्यान से देखते जाना, अब ध्यान से देखने जाना। अब मैं डाइप्लॉइड की बात कर रहा हूं। मैंने डाइप्लॉइड बताया टी, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? सेम है। ये दोनों क्या है? सेम है। और सेम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? होमो। क्या बोलते हैं? होमो। इस कारण जब भी कोई सेम हो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं भैया? होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। बात समझ में आया? 2 सेम, होमोजाइगस। जैसे अभी आप बताइए, अभी आप बताइए, ये दोनों सेम है कि अलग है? ये दोनों सेम है कि अलग है? दोनों सेम है। सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा? होमोजाइगस। क्या कहलाएगा दोस्तों? होमोजाइगस। ठीक है, अब देखते हैं, बताइए क्या कहलाएगा ये? सभी अपने मन में सोचिए। अब चूंकि क्लास में रहते तो आपको तो मैं ऐसे ही पूछता उठा के। अब आप सोचिए इसको क्या आएगा। एक इस बड़ा है, एक छोटा टी है, दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग को क्या बोलते हैं? हेट्रो। तो क्या बोला जाएगा? हेट्रोजाइगस। क्या बोला जाएगा? हेट्रोजाइगस। सेम रहा होमो, सेम रहा होमो, अलग रहा हेट्रो। सिंपल है, समझ में आया ना? देख लीजिए, लिखिए सब चीज को, लिखते चलिए, लिखते चलिए। ठीक है, आप होमोजाइगस अगर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। होमोजाइगस मतलब एक ही जीन के सेम एलील अगर साथ साथ पाए जाते हैं उसको बोलेंगे होमोजाइगस। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अगर जिनको अगर आपको लिखना भी है, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूं क्या कि एक जीन के, क्या लिखा मैंने? एक जीन के सेम एलील के, लिखिए, एक जीन के सेम एलील अगर साथ साथ आए उसको, या साथ साथ पाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। दूसरा नंबर में लिख सकते हैं एक ही जीन के, एक ही जीन के, एक ही जीन के 2 अलग अलग एलील, एक ही जीन के 2 अलग अलग एलील अगर साथ पाए तो, एक ही जीन के 2 अलग अलग एलील अगर साथ पाए जाए तो उसको बोलते हैं क्या? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। ये 2 चीज हो गया। ठीक है, ये 2 चीज हो गया। चलिए एक इसमें लिखिए हेमीजाइगस। क्या? तीसरा हेमीजाइगस, HEMI। हेमी का मतलब आपने मैथ्स में भी अगर आपने पढ़ा होगा, हेमी का मतलब होता है आधा।
हेमी का मतलब क्या होता है? आधा। अगर आपने मैथ्स में यूज़ किए होंगे, हेमी का मतलब होता है आधा। तो अभी जब परिभाषा लिख रहे हो तो एक काम करिए, अगला हेडिंग जो डालिए, अगर आपने होमोजाइगस पर लिख लिया, हेट्रोजाइगस लिख लिया, तो हेमीजाइगस भी लिख लीजिए, हेमीजाइगस भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? हेमीजाइगस। तीसरा जो है वो हेमीजाइगस। क्या होगा इसमें? सीधी सी बात है, आधा। आधा का मतलब ये है, उसमें क्या होता था? सेम सेम, होमो में आया, सेम सेम हेट्रो में आया, अलग अलग हुआ तो चूंकि ये सेम है तो ये किस में आएगा? होमो में। ये किस में आता था? हेट्रो में आता था। यहां तक हुआ था। इसकी परिभाषा लिखिए हेमीजाइगस में। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग लक्षण हैं, दो अलग अलग लक्षण हैं, उसको अब मैं अगर नॉर्मल पहले तो ऐसे बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि मेरी हाइट को अगर मैं टी से नोट करता हूं, मेरी हाइट को मैं किससे नोट कर रहा हूं? टी से, ठीक। मेरी आंखों की पुतली को डिनोट कर रहा हूं ए से। अब देखिए अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? उसमें क्या लिखे थे? होमो और हेट्रो में क्या लिखे थे? एक ही जीन के दो अलग अलग एलील को, कैसे लिखे थे? इसमें क्या लिखे थे? एक ही जीन के दो अलग अलग एलील को। इसमें क्या लिखे थे? एक ही जीन के सेम एक ही जीन के सेम एलील को साथ लिखे तो होमो, एक ही जीन के दो अलग अलग लक्षण को साथ लिखे तो हेट्रो। इसमें क्या आ जाएगा? अलग अलग जीन के अलग अलग लेटर को साथ लिखे तो क्या हो जाएगा? हेमी। जैसे उदाहरण है ये टी ए। अरे अंतर तो दिख रहा होगा ना जी, देखो ना अंतर तो है। ये इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टी दोनों सेम है तो सीधी बात है होमो है। ये दोनों सेम है लेकिन स्मॉल और कैपिटल में भैया एक ही एलील है ना, एक एलील के दो रूप है ना। यहाँ पे तो एलील एक है ना, एक एलील के दो विपरीत होते हैं तो अलग एक ही एलील हुआ ना, तो एक ही एलील के दो अलग अलग रूप हुआ ना, तो ये क्या हुआ? हेट्रो। लेकिन ये दोनों तो एकदम ही अलग है ना, ये तो हाइट है और ये तो आंख की पुतली है, तो अलग हुआ ना। इसको क्या बोलेंगे? हेमीजाइगस। इतना आप समझ लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिटा दें, सरल है ना यार, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, चलिए मेरे को, मैं कुछ चीज लेटर लिख रहा हूं, आप लोग मेरे को बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए मेरे को बताते चलिए कि इसमें क्या आंसर आने वाला है। इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए। ये चारों चीजों को बताइए कि इसमें क्या क्या आने वाला है। चलिए सभी करिए जल्दी से। लिख लिए होंगे। चलिए यहां पे देखिए, ये देखो सेम एलील है, सेम एलील है, XX सेम एलील है, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है, अलग अलग है। अलग अलग है तो सीरीज बात है बीच वाला होता है, और बीच वाला क्या था? हेट्रोजाइगस। यहां देखिए ये तो एकदम दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं मतलब क्या हुआ? ये हेमीजाइगस। ये दोनों भी देखोगे तो दोनों क्या है? एकदम अलग अलग है। टीए है यार, ये XY है तो दोनों अलग अलग है ना। ये देखो ये दोनों सेम है, लेकिन भले बड़ा छोटा है लेकिन सेम है, तो अलग अलग, चूंकि बड़ा छोटा हो गया इसका हेट्रो हो गया। यहाँ पे देखोगे दोनों जो अलग अलग है तो ये सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? अलग अलग है तो हेमीजाइगस। ये देखिए ये दोनों सेम है,
दोनों सेम हैं और दोनों स्मॉल में हैं, दोनों स्मॉल में, दोनों सेम है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, होमोजाइगस। उम्मीद है इतना में आपको बात समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता तो पूछना ना यार, ठीक है। चलिए लास्ट आते हैं, अब थोड़ा सा लास्ट आते हैं फिर, ठीक है। फिर कल आएंगे तो बताएंगे किस तरीके से जो है गेमीट्स बनता है, किस तरीके से युग्मक बनता है, वो कल आएंगे तब बताएंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इसमें। पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, पढ़ते रहना है, टेस्ट देते रहना है, ठीक है। मैं अपने क्लास वालों को नोट्स दे दूंगा, लेकिन ऐसे लोग जो बाहर से भी हैं और वीडियो देख रहे होंगे, उनको अगर फ़ायदा पहुंच रहा होगा और उनको टेस्ट देना है, और हमारे क्लास वालों को भी अगर टेस्ट देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई सर टेस्ट देना है हम लोगों को, बिल्कुल मैं टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, ओके। चलिए अब बात करते हैं और आगे इसके ह्यूमन क्रोमोसोम। अगर आपको चमक रहा होगा तो मैंने जो है कुछ नहीं लिखा है, ह्यूमन्स क्रोमोसोम से लिखा है, ठीक है। नीचे में लिखता हूं जिससे जो है आपको क्लियर दिखे। ह्यूमन्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं जी, 46 बट बनते कितने में हैं, 46 92 हो जाएगा, 23 46 इतना होता है। 46 आधे होते हैं 23 आधा। ये सभी काम का है, आगे काम आएगा जब गेमीट्स बनाओगे तो, युग्मक बनाओगे तो। गेमीट्स बनाना बहुत जरूरी है भाई, तभी तो मेंडल का नियम पढ़ोगे। क्या मेंडल बताए हो ना, अभी कल मैंने बताया था कि मेंडल वाला पार्ट, किससे सक्सेस हुए, किससे अनसक्सेस हुए, कहाँ उनका जन्म हुआ था, क्या हुआ, ये पूरा चीज मैं आपको बता चुका हूँ। उसका सिद्धांत पढ़ेंगे आगे आप, ठीक है। चलिए फिर ये आके कितना होता है, 46 ये हुआ था। 46 गुणसूत्र होने से ह्यूमंस बनते हैं, पता है ना आपको, मानव जो होते हैं उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं। तो आपको पता है 46 गुणसूत्र होने के बाद ह्यूमन बनते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेल, एक होते हैं फीमेल। अब तो खैर तीसरा पार्ट भी अब अलाउ हो गया है, मेल फीमेल की बात करते हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। मेल भी ह्यूमन ही है, फीमेल भी ह्यूमन ही है। मेल में भी 46 बनने के बाद, बच्चे होने के बाद मेल भी 46 बच्चा, फीमेल बच्चा भी 46। इनमें आप देखोगे 46 मेल फीमेल हुआ, अरे 46 फीमेल है तो भी 46 होना है, मेल है तो भी 46 होना है। बच्चे के मेल और फीमेल में 46 होता है। इन बच्चे के मेल और फीमेल में दोनों में 44 क्रोमोसोम्स, 44 क्रोमोसोम सेम होता है। 46 क्रोमोसोम्स में 44 क्रोमोसोम्स महिलाओं में, पुरुषों में, मेल में और फीमेल में कॉमन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कॉमन पाए जाते हैं। सेक्स का निर्धारण, लिंग का निर्धारण इन बचे हुए सिर्फ 2 ही गुणसूत्रों से होता है। बात समझ में आ रहा है। 46 गुणसूत्र होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। 44 गुणसूत्र तो सबका सेम होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ये 2 ही गुणसूत्र डिसाइड करता है कि वो मेल होगा कि फीमेल। बात समझ में आ रहा है। जो 44 गुणसूत्र लड़के और लड़कियों दोनों में समान रूप से होते हैं, एक ही क्रोमोसोम से एक ही, मतलब 44 गुणसूत्र होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स को बोलते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम। बात समझ में आ रहा है। इस ऐसे रोग को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। जो लड़के और लड़कियों दोनों में पाए जाते हैं। क्लियर है, लिख लेना अगर आपको लिखना है तो। लड़कियों एवं लड़कियों में दोनों में उपस्थित कॉमन जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। कितने उनकी संख्या, ऑटोसोम्स की संख्या 44। प्रश्न पूछेगा तो बन जाएगा ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है, 44। ये 2 कारणों से, इन 2 क्रोमोसोम्स के कारणों से डिसाइड होता है कि वो मेल बनेगा तो फीमेल बनेगा। बात समझ में आया। इन्हीं 2 क्रोमोसोम्स को
जो ये डिसाइड करता है कि वो मेल बनेगा कि फीमेल, इसको बोलते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं इसको? एलोसोम। इतना क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? एलोसोम, या एलोसोम्स को इसी बोलते हैं आइडियोसोम। क्या बोला जाएगा? आइडियोसोम। एलोसोम जो दो गुणसूत्र जो डिसाइड करता है कि वो मेल बनेगा फीमेल, उसको एलोसोम, या एलोसोम ना बोल के इसको क्या बोलेंगे? आइडियोसोम। क्या बोलेंगे? आइडियोसोम, या इसी को ही और बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स इसी को बोल देते हैं। क्यों? ठीक, क्योंकि इसी से जो है सेक्स का निर्धारण होता है। ठीक है, इतना आपको बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दो क्रोमोसोम्स जो बचे वो कौन सा होता है? एक्स और वाई। एक्स और वाई। अगर आपको पता है एक्स एक्स है तब क्या होगा? एक्स वाई है तो क्या होगा? सीधी सी बात है, एक्स एक्स जो होता है तो जो बच्चा होगा वो फीमेल होगी, और अगर मान लो एक्स वाई है तो क्या होगा? ये मेल होगा। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है, बाकी नीचे लेवल के पेपर में पूछा जाता है, बाकी आपको पता होना चाहिए कभी कभी जो है अच्छे लेवल के पेपर में भी इसको पूछ दिया जाता है। तो एक्स एक्स हुआ तो फीमेल, एक्स वाई हुआ तो मेल। इतना आपको बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बड़ा सिंपल तो है यार, सिंपल तो बताया मैंने। 46 गुणसूत्र से ही पुरुषों का निर्धारण होता है, 44 सबके में सेम होता है, उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। दो ही गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिसके द्वारा सेक्स का निर्धारण होता है कि वो फीमेल होगा कि मेल, और उसको बोलते हैं एलोसोम्स या आइडियोसोम या सेक्स क्रोमोसोम्स। एक्स और वाई ही चीज है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ठीक है ना? चलिए बढ़े आगे। कल आएंगे तब किस तरीके से गेमीट्स का निर्धारण होता है, वो आगे कल जब हम आएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से गेमीट्स का निर्धारण होता है वो हम जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही। मेरा एक क्वेश्चन है यार, उस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए। तो मेरा एक क्वेश्चन उसको आप लिखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देना जरूरी है। लिखिए क्वेश्चन, ह्यूमन फीमेल, लिखिए क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए भाई, और देख रहे होंगे तो तब जरूर देंगे। ह्यूमन फीमेल्स आर, ह्यूमन फीमेल्स आर, ये आपका क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन इस प्रकार है, आप बताना है आपको होमोजाइगस, दूसरा हेट्रोजाइगस, तीसरा हीमोजाइगस, चौथा ऑल ऑफ द अबव। ह्यूमन फीमेल्स आर, चार ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में इसका आप पहले क्वेश्चन देख लेना, फीमेल है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल आएंगे और कल फिर हम जो है गेमीट्स किस तरीके से बनते हैं वो हम आगे देखेंगे, और फिर मेंडल्स के जो सिद्धांत है, जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक और बात बोलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा भाई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करिए, ताकि लोगों के पास पहुंच सके, और जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं हर बार बोल रहा हूँ, आपके लाइक करने से क्या होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, और मैं उसी उत्साह उमंग के साथ जो है अगले क्लास लेने के लिए आता हूँ। ठीक है, मैं कंप्लीट करूँगा, आप मेरे साथ चलते जाइए, नोट डाउन करते जाइए और इसको अच्छे से पढ़ते जाइए। ठीक है, टेस्ट के लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर टेस्ट लीजिए, हम जरूर टेस्ट लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों में से कम 15 लोग हो जाएंगे, बोल देंगे कि मैंने 10 बोला था कि 15, याद में नहीं है, तो अगर आप बोल देंगे तो फिर मैंने जो है टेस्ट मैं स्टार्ट कर दूंगा। 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है।